हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12 की बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जीवों में जनन दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। जीवों में जनन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीवन काल क्या होता है। व्हाट इज लाइफ स्पैन। किसी भी जीव की बर्थ यानी कि जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ के बीच का जो समय अंतराल होता है, उसके बीच का जो समय होता है, हम उसे लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल कहते हैं। जीवन काल के बारे में हमें दो मेन बातें समझ में आनी चाहिए। पहली कि जीवन काल किसी भी जीव की अपनी अंतर्विष्ट प्रॉपर्टी यानी कि गुण होता है, यानी कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म का, हर जीव का जो जीवन काल होता है वो विशिष्ट होता है। दूसरा कि किसी भी जीव का जो साइज़ है वो दो जीवों का साइज़ समान हो सकता है, लेकिन उनके जीवन काल बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसे हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि क्रो यानी कि कौआ और पैरट यानी कि तोता, इनके जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन इनके जीवन काल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कौवे का जो जीवन काल होता है वो 15 वर्ष होता है, जबकि तोते का जो जीवन काल होता है वो 140 वर्ष होता है। इसी प्रकार से पीपल का पेड़ और आम के पेड़ का साइज़ लगभग समान होता है, लेकिन पीपल के पेड़ का साइज़ जो जीवन काल है वो 1000 वर्ष होता है, जबकि जो आम का जो जीवन काल होता है वो 200 वर्ष के आसपास होता है। इसके बाद जीवन काल कुछ ऑर्गेनिज्म के हम देखेंगे कि एलिफेंट यानी कि हाथी का जो जीवन काल होता है वो 65 से 90 वर्ष होता है। रोज़ का जो जीवन काल है यानी कि गुलाब का जो जीवन काल है वो 5 से 7 वर्ष होता है। टॉर्टोइज यानी कि कछुए का जो जीवन काल होता है वो 140 वर्ष होता है। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है वो 60 वर्ष होता है। और हॉर्स यानी कि घोड़े का जो जीवन काल होता है वो 62 वर्ष होता है। जीवन काल के पश्चात अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पान के बाद हमें अब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या होता है। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि वह जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जिससे उसकी जो स्पीशीज़ है, उसकी जो जाति है, उसकी निरंतरता बरकरार रहे। ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब बेसिकली जनन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अब सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक जनक यानी कि एक पेरेंट बिना युग्मक यानी कि गैमीट्स के बनाए और उनके फ्यूजन के बिना संतान उत्पन्न करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहता है। यानी कि इसमें हमें दो बातें समझ में आई, क्या कि एक जनक है, सिंगल पेरेंट है, और युग्मकों का यानी कि गैमीट्स का निर्माण और उनका फ्यूजन संलयन नहीं होता। यानी कि एक ऐसा जनन जिसमें एक सिंगल पेरेंट यानी कि एक जनक बिना युग्मक बनाए और उनके बिना फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जबकि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सामान्यतः दो पेरेंट्स यानी कि दो जनक युग्मकों का निर्माण करते हैं और युग्मकों के फ्यूजन से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, द्विगुणित संरचना जाइगोट बनती है और जाइगोट से नया संतान उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब युग्मक क्या होते हैं? युग्मक यानी कि गैमीट्स आर स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स। यानी कि जो युग्मक हैं यानी कि जो गैमीट्स हैं विशेष अगुणित हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जो हमेशा फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाती हैं और डिप्लॉयड जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दूसरा, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि संतान जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाह्य रूप से भी, आकार में, साइज में और आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली भी वो पेरेंट्स के समान होती है। और ऐसी पॉपुलेशन जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और क्लोन का एक मेंबर रेमेट कहलाता है। लेकिन
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने दोनों पेरेंट से, दोनों जनकों से भिन्न होती है, क्योंकि उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीव्र और सरल प्रक्रिया है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग यानी कि संतानों का निर्माण होता है वो तेजी से होता है, जबकि ये स्लो यानी कि धीमा और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें विभाजन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो समसूत्री यानी कि माइटोसिस टाइप का होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस टाइप का होता है। इसके बाद जो विभिन्नताएं होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न नहीं होती है या बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसी कारण जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने दोनों जनकों से भिन्न होती है। चूंकि इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती या बहुत कम होती है, इसलिए ये जैव विकास में या तो बहुत कम रोल प्ले करता है, उसमें भाग नहीं लेता है, या भाग ही नहीं लेता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, इसके कारण वो जैव विकास में यानी कि इवोल्यूशन में भाग लेता है। अब हम अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप है विखंडन या विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में फिशन बोलते हैं। एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी पेरेंट यानी कि जनक की बॉडी दो अथवा दो से ज़्यादा भागों में टूट जाती है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम विखंडन यानी कि विभाजन या फिशन कहते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म की सेल दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में टूट जाती है। इस प्रकार के जनन को हम विखंडन और विभाजन कहते हैं। अब ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, द्विविभाजन और बहुखंडन। द्विविभाजन को बाइनरी फिशन बोलते हैं, बहुखंडन को हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन नाम से चल रहा है, द्वि माने दो, यानी कि इस प्रकार के विखंडन में, फिशन में किसी पेरेंट यानी कि जनक की बॉडी दो पुत्री जीवों में यानी कि दो जीवों में टूट जाएगी, जबकि इसमें एक से बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा। तो बाइनरी फिशन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनियमित। अनुप्रस्थ को बोलते हैं हम ट्रांसफर्स, अनुदैर्ध्य को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और अनियमित जिसमें कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं होता है। अनुदैर्ध्य विभाजन युग्लिना में होता है, जबकि अनुप्रस्थ विभाजन पैरामीशियम में होता है। अनियमित विभाजन जो होता है द्विविभाजन वो अमीबा में होता है। अब द्विविभाजन के समय सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो भागों में बंटने लगता है और धीमे धीमे वो दो भागों में बंट जाता है। इसके बाद उसका जो बॉडी है या जो सेल का जो कोशिका द्रव है वो भी दो भागों में बंटकर एक पेरेंट दो पुत्री अमीबाई, जैसे इसमें अमीबा दिखाई दे रहा है, या दो पुत्री जो उसका संतान है उनमें वो टूट जाता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से, एक जनक से दो जीवों का निर्माण होता है। लेकिन मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है, वो केंद्रक है, वो कई भागों में विभाजित होता है और हर केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म एकत्र होकर एक नया जीव बनने लगता है और ये बहुत सारे जीव एक ऑर्गेनिज्म से विकसित हो जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोडियम है और अमीबा है। इसके बाद सेकंड है मुकुलन, यानी कि बडिंग बोलते हैं इसमें। बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सबसे पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकलती है। अब इसमें हमें 3-4 स्टेप्स में इसको समझना है। सबसे पहले क्या कि सबसे पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बड, हिंदी में बोलते हैं मुकुल। अब पहले स्टेप में क्या हुआ कि जीव से एक छोटी सी आउटग्रोथ बाहर निकली जिसे हमने क्या बोला, बड यानी कि मुकुल। सेकेंड स्टेप में इस ऑर्गेनिज्म से छोटा सा जेनेटिक मटेरियल यानी कि केंद्रक का भाग और साइटोप्लाज्म का भाग इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तीसरे स्टेप में ये इससे पृथक होकर एक यंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है और ग्रो करके एक नया जीव बनाती है। इसके जो एग्जाम्पल है मुकुल के वो ईस्ट है, हाइड्रा है और कुछ प्रोटोजोआ है। थर्ड मेथड जेम्यूल है। इसे इंटरनल बडिंग यानी कि आंतरिक मुकुलन भी कहते हैं। ये बेसिकली स्पंज में होता है, यानी कि जो पॉरीफेरा
ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें होता है। इनमें विशेष सेल्स होती हैं आर्कियोसाइट्स, जिनमें विभिन्न सेल्स अथवा पूर्ण जीव बनाने की क्षमता होती है। इस सेल की इस क्षमता को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। जब एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पूर्ण जीव बनाने की क्षमता रखती है तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। इनमें विशेष सेल्स होती है आर्कियोसाइट जो टोटिपोटेंट होती हैं। ये आपस में चिपक जाती हैं और इनके चारों तरफ स्पाइक्यूल्स एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं, जिससे ये सुरक्षित पड़ी रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इसी प्रकार से निष्क्रिय पड़े रहते हैं जैम्यूल्स, और इस पूरी संरचना में जो जैम्यूल्स बनते हैं ये इन स्पाइक्यूल्स के कारण सुरक्षित पड़े रहते हैं। ये आर्कियोसाइट सेल्स और ये जैम्यूल, ये स्पाइक्यूल्स इसी प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं कि ये इसमें से बाहर निकल जाता है जैम्यूल और एक नए जीव का निर्माण करता है। और ये जो जैम्यूल है बेसिकली पॉरीफेरा ग्रुप के मेंबर्स यानी कि स्पंज में पाई जाती है। फोर्थ वन इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में यानी कि इसको हम पुनरुद्भवन बोलते हैं। रीजेनरेशन में दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी जीव की बॉडी का कोई पार्ट एक्सीडेंटली टूटकर अलग हो जाता है तो वो दोबारा आ जाता है, या उस कटे हुए पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा जीव बन जाता है। तो यानी कि रीजेनरेशन का मतलब क्या है, किसी जीव के कटे हुए पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म का बनना या उस कटे हुए पार्ट का दोबारा से आना। लेकिन अंतर क्या है रखना हमें याद, इसमें जो फ्रेगमेंटेशन से अंतर होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सीडेंटली टूटती है और वो या तो वो टूटा हुआ पार्ट दोबारा आता है या उस टूटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन जिसे हम खंडन बोलते हैं, इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं उनके अंदर उनकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जनन के लिए अपनी बॉडी को कई पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे ये शैवालों में होने वाला जनन है, इसमें अगर ये देखें कि ये किसी शैवाल की ये बॉडी है तो ये कई पार्ट्स में टूट जाएगी और बाद में हर टूटा हुआ पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। तो रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या अंतर है कि रीजनरेशन में बॉडी ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंटली टूटती है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी बॉडी को तोड़कर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है और हर डिवाइड पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। स्पोर फॉर्मेशन, इसका जो एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का वो कवकों और शैवाल में पढ़ते हैं हम, और स्पोर फॉर्मेशन भी बेसिकली कवक, शैवाल और जीवाणु में पाए जाने वाला जनन है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, विशेष प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करके अनुकूल परिस्थितियां आने पर नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। ये जो बीजाणु होते हैं यानी कि स्पोर्स होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो चल हो सकते हैं जैसे जू स्पोर्स, जो अचल होते हैं जैसे एप्लेनोस्पोर्स, थिक वाल वाले एकाइनिड्स। लेकिन सभी बीजाणु ये प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करके जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एग्जाम्पल कवक, शैवाल और जीवाणु है। फ्रेगमेंटेशन के पश्चात अब हम कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें पता हो चाहिए व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक जनन क्या होता है। पौधों में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक कायिक भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा सेक्सुअल पार्ट यानी कि लैंगिक पार्ट। जो जनन में भाग लेते हैं पार्ट वो सेक्सुअल पार्ट कहलाते हैं, जबकि जो बॉडी की संरचना बनाते हैं पादप की वो कायिक भाग कहलाते हैं यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कायिक भाग जनन द्वारा नए संतान की उत्पत्ति करते हैं तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में जड़, तना, पत्ती जैसे कायिक भाग यानी कि सोमैटिक और वेजिटेटिव पार्ट्स नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण करते हैं। तो जड़, तना और पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पादपों के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। और जो संरचना नए पादपों के निर्माण में यूज होती है, जो कायिक भाग यूज होता है, हम उसे कायिक प्रवर्ध या प्रोपाग्यूल कहते हैं। अब जो
कायिक जनन है, उस कायिक जनन के दो तरीके हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें कायिक प्रजनन के द्वारा, कायिक जनन के द्वारा जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो नेचर में अपने आप बनता है, बिना किसी मनुष्य के यूज किए हुए या बिना किसी मनुष्य के कार्य से नेचर में अपने आप जो कायिक प्रजनन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। लेकिन जो प्रजनन मनुष्य के द्वारा किया जाता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहले जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन और तीसरा पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें हमें चार चीजें पढ़नी है। कलम लगाना यानी कि कटिंग, रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग, दाब लगाना यानी कि लेयरिंग जो दो प्रकार की होगी, माउंड लेयरिंग यानी कि मृदा लेयरिंग और एयर लेयरिंग यानी कि गुटी, और चौथा है माइक्रो प्रोपोगेशन। अब हम पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और प्राकृतिक कायिक जनन में हमको सबसे पहले पढ़ना है जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें रूपांतरित ट्यूबरस यानी कि कंदिल जड़ें जो होती हैं वो नए प्लांट का, नए पादप का निर्माण करने लगती हैं, जैसे शकरकंद में, डेलिया में और गिलोई। गिलोई यानी कि टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा में रूट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, नॉर्मली रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती ट्रापा में, और गिलोई यानी कि टीनोस्पोरा में रूट फोटोसिंथेटिक होती है, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है जड़ों में कि साधारण जड़ों से निकलने वाली अपस्थानिक कलिका यानी कि एडवेंटिशियस बर्ड्स नए पौधों का निर्माण करने लगती हैं, और उनसे पहले साधारण जड़ों से क्या निकलेंगी, अपस्थानिक कलिका निकलेगी। अपस्थानिक कलिका आगे जाकर वृद्धि करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी, नया जीव बनाएगी, नया पादप बनाएगी, जैसे शीशम, अमरूद और पॉपुलर। प्राकृतिक कायिक जनन में सेकेंड पॉइंट तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन है। पहले पॉइंट में हमने जड़ों द्वारा पढ़ा, अब हम तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ेंगे। जड़ों के बाद जब हम तनों पर आते हैं तो तनों में जो भूमिगत तना होता है वो जनन के लिए रूपांतरित हो जाता है, और वो रूपांतरित तना अब नए जीवों का निर्माण करता है। इसमें पहला है प्रकल्प जिसे हम राइजोम कहते हैं। राइजोम का मतलब क्या है, थिक भूमिगत तना होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन या प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन को एकत्र कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये नए पादपों का निर्माण कर लेता है, और इसमें जो एक्साइलरी बड है यानी कि अक्षीय कलिका जो है उससे नए पादपों का निर्माण होता है। ये राइजोम जो है अदरक में, हल्दी में, कमल में और केला में पाया जाता है। सेकंड है धनकन जिसे हम बोलते हैं कॉम। कॉम क्या होता है, सेम टू सेम राइजोम है, बस अंतर क्या है कि ये सघन राइजोम है जो अनुदैर्ध्य दिशा में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वृद्धि करता है, ऊपर को डायरेक्शन में वृद्धि करता है, और इसकी शुष्क पत्तियों से निकलने वाली, उसके अक्ष से निकलने वाली अक्षीय कलिका नए पुत्री कॉम का निर्माण करते हैं। ये ओल्ड कॉम है, ये नए कॉम है, जो उसके निकलते कहां से है, शुष्क पत्तियों के अक्ष से निकलने वाली अक्षीय कलिका से क्या निकलते हैं, नए डॉटर कॉम्स निकलते हैं, और ये पुत्री कॉम्स जो बनते हैं, अब ये नए पुत्री कॉम्स नए पादपों में वृद्धि कर जाते हैं, जैसे अरबी में और केसर में। थर्ड वन इज शल्ककण जिसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। बल्ब क्या है, एक मॉडिफाइड तना है, लेकिन इसमें तना बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, सघन तना है, लेकिन इस पर जो शीर्ष और अक्षीय कलिका उपस्थित होती है, ये अक्षीय कलिका है और ये शीर्ष कलिका है। शीर्ष और अक्षीय कलिका इस पर उपस्थित होती है, और ये कलिका वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती है। तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भूप्रसारी जिसे हम रनर बोलते हैं। भूप्रसारी यानी कि रनर जो है ये रेंगने वाले यानी कि क्रीपिंग तने होते हैं, और इनके नोड से जड़ उत्पन्न होती है, यानी कि जो नोड्स होती है उनसे जड़ निकलती है। अब नोड्स क्या है और इंटरनोड्स, दो चीजें हैं, नोड और इंटरनोड। नोड का मतलब तने पर या तने की शाखा पर, ब्रांच पर, वह स्थान जहां से लीव्स यानी कि पत्तियां निकलती हैं
उस पार्ट को हम नोड कहते हैं। यानी कि नोड का मतलब मेन तने पर अथवा उसकी शाखा पर वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं हम उसे नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, हम उसे इंटरनोड बोलते हैं। यानी कि नोड मतलब क्या है, मेन ब्रांच, मेन स्टेम और उसकी ब्रांच पर वह भाग जहां से पत्तियां निकलती है नोड, और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इसमें नोड से रूट्स निकलती हैं और ये रनर जो है कई पार्ट्स में टूट जाता है, और ये प्रत्येक पार्ट, टूटा हुआ प्रत्येक पार्ट एक नया जीव, नया प्लांट उत्पन्न करता है। तो यानी कि रनर क्या है, रेंगने वाले तने हैं, उनमें नोड से जड़ निकलती हैं और रनर कई स्थानों से टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नया पादप का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है दूब घास और ऑक्सैलिस। नेक्स्ट वन इज भूस्तारिका। भूस्तारिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। अब ऑफसेट में और इसमें क्या है, सेम टू सेम रनर है, रनर के बिल्कुल समान है, लेकिन अंतर क्या है कि रनर जो होता है वो पतला होता है जबकि ये थिक होता है। इसमें भी ऐसी रेंगने वाला तना होगा, रेंगने वाली शाखा के शीर्ष पर पत्तियों का एक गुच्छा पाया जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पिस्टिया और वाटर हायसिंथ कहता है। वाटर हायसिंथ का नाम है इकार्निया। इकार्निया यानी कि वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीव्र कायिक जनन करता है, किससे, ऑफसेट से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऑफसेट से करता है, तो ये ऑफसेट से तीव्र कायिक जनन करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है और अपनी संख्या वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है, अत्यधिक संख्या कर लेता है, और इस अत्यधिक संख्या होने से जो पूरी वाटर बॉडी है उसमें केवल इकार्निया दिखाई देता है। वहां की जो ऑक्सीजन है, पानी की ये ऑक्सीजन उसको खींच लेता है, यूज कर लेता है, और इससे मछलियां और अन्य जीव जंतु वहां पर मरने लगते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाटर हायसिंथ इकार्निया को टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। इसको इंडिया में इसके ब्यूटीफुल लीव्स, इसके सुंदर लीव्स और फ्लावर्स के लिए लाया गया था, लेकिन अब ये एक खरपतवार वीड के रूप में स्थापित हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज कंद और ट्यूबर। पहली बात तो यह कि जो तने के शीर्ष का रूपांतर है, यानी कि स्टेम की टिप का मॉडिफिकेशन है, इस पर आइज यानी कि बड यानी कि कलिका उपस्थित होती हैं, और ये कलिका नए पादप का निर्माण करती है, नए स्टेम का निर्माण करती है। तो अक्षीय कलिका से यहां पर नया तना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन है काय का, तने के शीर्ष का। ये फूड स्टोर कर लेता है, और इस पर ट्यूबर्स पर आई प्रेजेंट होती है जिसे हम कलिका बोलते हैं, और जो अक्षीय कलिकाएं होती हैं उनसे नए पादप, नए तने का निर्माण होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है, आलू। इसके बाद थर्ड पॉइंट था इसमें पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायजन। पहले हमने जड़ों से पढ़ा, फिर हमने तनों से पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ते हैं पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। पत्तियों से जो कायिक जनन होता है वो बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है कि कुछ प्लांट्स में जो पत्तियों पर जो है अपस्थानिक यानी कि एडवेंटिशियस कलिका उपस्थित होती है, और पत्तियों पर जो ये एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक कलिका होती है जब पत्ती पर प्रेजेंट होती है। ये जनक प्लांट्स पर जो पत्तियां हैं उस पर लगी हुई है, यानी कि अभी ऊपर ही है प्लांट के, तब ये निष्क्रिय होती है, डॉर्मेंट होती है। लेकिन जैसे ही ये पृथक होकर जमीन के या मृदा के संपर्क में आती हैं, तो ये मृदा के संपर्क में आने के जो कलिका होते हैं नए पादप का निर्माण कर लेती हैं, जैसे ब्रायोफाइलम, बिगोनिया और स्ट्रेप्टोकार्पस। इसके बाद कुछ पादपों में क्या होता है, पत्तियों के अक्ष से मासल अक्षीय कलिका यानी कि रूपांतरित पुष्पीय कलिका यानी कि फ्लावरिंग बर्ड निकल जाती है, और इन बर्ड्स को हम बोलते हैं बुलबिल्स। बुलबिल्स जो होता है वो जनक पादप से अलग हो जाती है, और अलग हो जाने के बाद ये नए पादप का निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल है अगेव एंड ऑक्सैलिस।